हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th का और पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग क्या होता है? तो पावर शेयरिंग का मतलब शब्द से ही समझ में आ रहा है, पावर को शेयर करना। कोई भी एक ऑर्गन अपने में पूरा पावर नहीं रखेगी, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी पावर। तो पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? तो पावर शेयरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि डेमोक्रेसी जो है वो अच्छे से काम करे। तो पावर किसके किसके बीच में बटा है? तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो लेजिस्लेचर क्या? तो लेजिस्लेचर में कौन आता है? लेजिस्लेचर में वो आते हैं जो पॉलिसीज, लॉज बना रहे हैं, यानी गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव अब बनाने के बाद उसको तो इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, उसमें किसको फायदा हो रहा है, उसमें कौन कौन कैसे इम्प्लीमेंट होगा, वो किसके हाथ में होगा? तो वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में होंगी। और फिर जुडिशियरी, तो जुडिशियरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में अगर कोई भी कंफ्लिक्ट हो गया तो वो कहाँ जाएगी? तो वो जुडिशियरी के पास जाएगी और उसको कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती है, वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इसलिए पावर शेयरिंग इम्पोर्टेंट है कि डेमोक्रेसी ठीक से काम करे। तो यहाँ पे हम लोग को इस चैप्टर इसको समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए इसमें दो कंट्रीज को पढ़ना है, उसके केस कैसे पावर को शेयर किया गया है। और अगर नहीं शेयर करेंगे, मतलब अच्छे से शेयर नहीं किया गया, पावर को शेयर करना भी इम्पोर्टेंट है और अच्छे से शेयर करना भी इम्पोर्टेंट है। अगर अच्छे से शेयर नहीं किया गया तो क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो देखेंगे। तो पहला कंट्री है बेल्जियम। तो बेल्जियम एक बहुत स्मॉल कंट्री है यूरोप में, जो कि हरियाणा से भी छोटा है और इसके बॉर्डर्स हैं नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी। तो यहाँ पे पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अलग अलग देश के अलग अलग तरहों से बांटा गया है। तो यहाँ पे बेल्जियम में क्या बांटा गया है? लैंग्वेज पे डिफर करता है, ठीक है। तो लैंग्वेज यहाँ पे 3 तरीके के लैंग्वेज बोले जाते हैं। पहले डच, फ्रेंच और फिर जर्मन। तो यहाँ पे जो बेल्जियम पूरी कंट्री को देखा जाए लेके, तो डच स्पीकिंग जो है वो 59% है, फ्रेंच स्पीकिंग 40% है और जर्मन स्पीकिंग 1% है। तो डच जो बोलते हैं वो 59% है, फ्रेंच जो है 40% है और जर्मन 1% है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? तो डच स्पीकर्स की है। तो अगर यहाँ पे अगर पावर ठीक से ना शेयर किया जाए, मतलब कि जो मेजॉरिटी में यूजुअली क्या होता है कि जो मेजॉरिटी में है उसको पावर मिलता है और वो अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसमें तो डच स्पीकर्स 59% है यहाँ, मतलब कि यहाँ पे तो मेजॉरिटी डच स्पीकर्स की है। तो वो अंडरमाइन किसको करेंगे? फ्रेंच और जर्मन्स को। लेकिन यही ब्रुसेल्स में अगर आ जाएं तो ब्रुसेल्स में कंप्लीटली ऑपोजिट है। फ्रेंच स्पीकिंग 80% है और डच स्पीकर्स जो है वो 20% है। और इसको अगर समझना चाहे तो मैप से भी समझ सकते हैं। तो बेल्जियम और ब्रुसेल्स, तो बेल्जियम में था कि डच स्पीकर्स ज्यादा थे और फ्रेंच स्पीकर्स कम थे, और ब्रुसेल्स में क्या है? फ्रेंच स्पीकर्स ज्यादा है और डच स्पीकर्स कम है। तो यहाँ पे अगर किसी एक को कंप्लीटली ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकर्स को पावर मिल जाए तो वो डच स्पीकर को अंडरमाइन करेगी, और बेल्जियम में अगर डच को पूरा पावर मिल जाए तो फ्रेंच स्पीकर को अंडरमाइन करेगी। तो इसके लिए, इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वहां पे क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो देखते हैं। तो पहला स्टेप था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। दूसरा कि ब्रुसेल्स को इंडिपेंडेंट बना दिया गया और यहाँ पे भी दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला। और तीसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पावर शेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और तीसरा एक तीसरे टाइप की गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल स्टेट, और तीसरा आया कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट में
फ्रेंच हो, डच हो या जर्मन्स हो, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कल्चरल हो, कोई कल्चर से रिलेटेड हो प्रॉब्लम हो इन तीनों के बीच, या कोई एजुकेशनल पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई लैंग्वेज हो, कुछ इससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट सॉल्व करेगी। ये हो गया बेल्जियम मॉडल। अभी तक यहाँ पे सक्सेसफुली काम कर रहा है बेल्जियम में, ये मॉडल बेल्जियम में काम कर रहा है। और अब श्रीलंका पे आते हैं, तो श्रीलंका में भी यहाँ पे भी क्या देखते हैं कि यहाँ पे भी दो कम्युनिटी में बटी हुई है, लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइडेड है। तो एक है सिन्हाल और एक है तमिल, और फिर सिन्हाल में भी कुछ डिवीजन है, फिर तमिल में भी थोड़ा डिवीजन आ गया है, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, तो वो देखते हैं। और यहाँ पे जैसे कि मैप में देख सकते हैं कि येलो वाला जो कलर है वो सबसे ज्यादा है, यानी मेजॉरिटी जो है वो सिन्हाल की है और तमिल्स की जो है वो बहुत कम है। तो श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है जो कि तमिलनाडु के पास है, और यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, और सिन्हाल 74% है और तमिल स्पीकर्स 18% है। और सिन्हाल स्पीकर्स जो है वो कौन सा फॉलो करते हैं, मतलब कि धर्म फॉलो करते हैं, वो तो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं। और तमिल में हिंदू भी आते हैं और मुस्लिम भी आते हैं। और 7% जो है वो दोनों में आते हैं, क्रिश्चियन भी 7% क्रिश्चियन है जो कि सिन्हाल में भी आते हैं और तमिल में भी आते हैं। और तमिल स्पीकर जो है वो तो हिंदू मुस्लिम हो गया, वो धर्म और मतलब कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो श्रीलंकन तमिल जो है वो 13% है, और इंडियन तमिल जो है वो बाकी जो बचा वो इंडियन तमिल्स है। तो इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स क्या है, तो श्रीलंकन तमिल्स वो जो कि उनके जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब कि जो उनकी पूर्वज है वो श्रीलंका में ही थी, ठीक है, और वो तमिल बोलते हैं। और इंडियन तमिल्स क्या है कि एंसेस्टर्स जो उनके पूर्वज हैं वो इंडिया में थे और जाके अब श्रीलंका में चले गए, तो वो इंडियन तमिल्स हैं। तो वहां पे क्या है, मेजॉरिटेरियन मेजर्स अपनाया गया। तो मेजॉरिटेरियन मेजर्स क्या है, तो एक कम्युनिटी जो कि सिन्हाल थी, जो कि मेजॉरिटी में थी, उनको ही सारा पावर दे दिया गया। तो इसके वजह से क्या हो गया, वहां पे प्रॉब्लम आ गया, जो कि श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुई थी। और इंडिपेंडेंट होने के बाद गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ली, तो सिन्हाल को ही ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया, क्योंकि वो मेजॉरिटी में थी, तो उसको ही सुप्रीम माना गया, तो उनको गवर्नमेंट मिल गई, उनको पावर मिल गया। तो 1956 में क्या किया गया, अगर कोई भी एक जो मेजॉरिटी में है और उनको सारा पावर मिल जाए, तो वो क्या करते हैं ना, जो माइनॉरिटी में है उनके राइट्स को अंडरमाइन करने लगते हैं। तो 1956 में क्या किया गया, सिन्हाल जो लैंग्वेज था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिल गया। तो इसके वजह से क्या हो गया कि वहां पे जो भी सिन्हाल एप्लीकेंट्स है, जो भी सिन्हालीस्ट हैं, उनको सारा फेवर मिलने लगा। गवर्नमेंट जॉब्स या यूनिवर्सिटी में कोई पोस्ट या जो भी था, वो क्या हो गया, वो सिन्हाल्स को ही मिलने लगे। और वो क्या बोले कि जो भी अब जैसे कि हम अब हाथ में सिन्हाल के पावर आ गया, तो वो जिस धर्म को मानेगी उसी को हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे और उसी को बढ़ावा देंगे। तो प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। तो अब इससे ये ब्रुसेल्स और बेल्जियम से ये पता चल गया कि पावर शेयरिंग कितना इम्पोर्टेंट है, कि अगर ठीक से पावर शेयर किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। और पावर शेयर अगर से लोगों को क्या मिला, जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में हम लोग देखे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में नो मैटर कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच हो, डच हो या जर्मन्स हो, उनको क्या पावर दिया गया कि कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करें। उसमें क्या हो गया कि पावर लोगों को मिला कि वो गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगी और वो उनका मैटर सॉल्व करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंस हो गया।
और उसके बाद टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो टाइप्स ऑफ पावर चार तरह के पावर शेयरिंग्स होते हैं। तो पहला डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि पहले ही बताया गया कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जो पॉलिसीज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करेगी एंड जुडिशरी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो वो मैटर सॉल्व करेगी। फिर डिफरेंट लेवल्स हो गए कि जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो कि सब पे नजर रखेगी, और एक स्टेट गवर्नमेंट जिसको पावर दिया गया स्टेट को गवर्न करेगी, लेकिन वो जो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसे कि तीन तरह यहाँ डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है। तो लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट होगी जो पॉलिसीज बनाएगी, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करेगी एंड जुडिशरी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसको मैटर को सॉल्व करेगी। फिर ताकि कोई भी कभी भी पूरा पावर किसी एक के हाथ में न जाए। फिर डिफरेंट लेवल सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा डिफरेंट सोशल ग्रुप, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। देखे कि ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई बेल्जियम में, ये कंप्लीट मतलब कि एक बेस्ट एग्जांपल है सोशल ग्रुप का। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था कि तो तीनों जो थे फ्रेंच, डच और जर्मन्स, वो तीनों एक गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, और उसको वो सॉल्व कर रही थी। एक ये तरह हो गया पावर शेयरिंग। और लास्ट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि एक देश में अलग अलग पार्टीज होगी और लोग अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन गवर्नमेंट में, कौन पावर में आएगी, और जिसको मेजॉरिटी मिलेगा वो वो पार्टी रूल करेगी। और जो नहीं जीतेगी, जिसको मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, वो क्या करेगी, अगर कोई पॉलिटिकल जो रूल करेगी वो अगर कोई गलती की तो उस पे चेक बनाए रखेगी, ओपोज करेगी। तो बेसिकली ऑपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें।